आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, चैप्टर 3 चल रहा है फंडामेंटल राइट्स। इसका लेक्चर 2 होगा, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। ये दो चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 का कहने का क्या मतलब है? लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो भी नियम फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में है या इनकंसिस्टेंट में है, वो क्या होगा? वो वॉइड होगा, मीन्स वो नल होगा, वो उसको नहीं माना जाएगा। यही कहने का मतलब है आर्टिकल 13 का। इसको डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 13 इज ए सेफ्टी वल्व। आर्टिकल 13 क्या है? एक सेफ्टी वल्व है। किसके लिए? दैट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ देम। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसके इनकंसिस्टेंट में अगर कोई भी लॉ बनता है, चाहे वो ब्रिटिश एरा से पहले हो, चाहे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हो, वो सारा क्या होगा? वो इनवैलिड होगा या फिर नल होगा। कहने का मतलब है कि ये एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। किसको? फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 13 क्या करता है? एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। ये आर्टिकल 13 क्या करेगा? उस फंडामेंटल राइट्स को बचा करके रखेगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? आर्टिकल 13 को ये एक सेफ्टी वल्व की तरह काम करता है फंडामेंटल राइट्स का, कि क्या हो सके, फंडामेंटल राइट्स को कोई ना तो छीन सके, ना उसको उसमें कुछ भी अल्टर कर सके। ये क्या है? ये आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का कहने का क्या मतलब है? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है, सेज ऑल द लॉज विच वेयर इन फोर्स बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड void if they are inconsistent with fundamental rights applies to British Indian law। इसका कहने का मतलब, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहने का मतलब है कि जो भी नियम ब्रिटिश एरा के टाइम पे, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे चल रहा था, जिस टाइम पे हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था या फिर हमारा अपना संविधान नहीं था, जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो भी नियम चल रही थी या फिर जो भी लॉ बना हुआ था, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं चल रहा या फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको क्या मानेंगे? उसको मानेंगे हम नल, मीन्स वॉइड, मीन्स वो कोई भी लॉ नहीं है। ये है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का कहना। फिर से बता रहे हैं, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का कहने का मतलब है कि जो भी नियम, चाहे वो ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश एरा के टाइम पे क्या था कि कहीं पर कुछ नियम बन रहा था, कहीं पर कुछ नियम बन रहा था, कहीं पर क्या हो रहा था, कुछ फंडामेंटल राइट्स का हनन भी हो रहा था, कहीं कुछ भी हो रहा था। तो अगर वो नियम फंडामेंटल राइट्स के साथ या फिर फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट हो तो वो क्या होगा? वो वॉइड होगा या फिर नल होगा। ये है आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का कहना। अब आते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का क्या कहना है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है, दैट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी वॉइड इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। ये कहने का मतलब है आर्टिकल 13 अब क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि जो भी नियम पार्लियामेंट बनाएगा, अगर वो इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट्स के साथ, जो भी नियम पार्लियामेंट बनाएगा या फिर जो भी नियम पार्लियामेंट बना रहा है, वो नियम अगर इनकंसिस्टेंट हुआ फंडामेंटल राइट्स के साथ, उसको शुरू से ही क्या मान लिया जाएगा? उसको शुरू से ही वॉइड मान लिया जाएगा, उसको शुरू से ही नल मान लिया जाए, उसको शुरू से ही खत्म मान लिया जाएगा। ठीक है, उस नियम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जो भी नियम अगर फंडामेंटल पार्लियामेंट भी अगर जो बना रहा है, अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो वो नियम क्या होगा? वो नियम नल माना जाएगा, वो नियम को वॉइड माना जाएगा। ठीक हो गई बात आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 13 क्लॉज 3। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या कहता है? ये क्या बताता है कि लॉ का मतलब क्या है, लॉ में किस किस चीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, या फिर लॉ का डेफिनेशन क्या होगा। हमारे पास उस टाइम पे लॉ तक का डेफिनेशन नहीं था, या फिर लॉ में ऐसा क्या चीज़ करेंगे ताकि क्या हो, वो नियम बने। ये मीन्स सीधी सीधी बात यही है कि लॉ का मतलब क्या होगा या लॉ का डेफिनेशन क्या होगा। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 3 आपको बताता है। ठीक है, अब उसके डेफिनेशन में, लॉ के डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? ठीक है, लॉ के डेफिनेशन में आपका आएगा
आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या बताता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 बताता है कि लॉ के अंदर क्या आएगा, लॉ को किस तरीके से इंटरप्रिटेट किया जाएगा। ठीक है, ये मतलब है आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में क्या है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में है कि वहाँ पर क्या है, लॉ का वाइड इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है कि लॉ में क्या क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। जैसे में ऑर्डिनेंस, लॉ का मतलब क्या होगा, ऑर्डिनेंस होगा, ऑर्डर होगा, बाय लॉ होगा, रूल्स होगा, रेगुलेशन, कस्टम्स और यूजेज। ये सारे वर्ड्स किस में इंक्लूड होगा, ये सारे वर्ड लॉ में इंक्लूड होगा। हेंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, इसलिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 क्लॉज आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग क्या है, द लॉ डज नॉट ओनली मीन्स एनी डॉक्यूमेंट जस्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। लॉ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ वही होगा जो कि पार्लियामेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट पास हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, लॉ में कोई ऑर्डिनेंस इंक्लूड हो सकता है, कोई ऑर्डर इंक्लूड हो सकता है, कोई रूल्स इंक्लूड हो सकता है, कोई रेगुलेशन, कोई कस्टम और कोई यूजेज। मीन्स इसमें क्या क्या है, लॉ में क्या क्या है, कस्टम्स को भी इंक्लूड कर दिया है कि जिसका जो भी कस्टम्स है, जिसका जो भी कल्चर है, वो अपने कल्चर को मान सकता है। ये क्या है, ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि वो क्या बनाया गया है, लॉ बनाया गया है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 यह कहता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 यही कहता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्लियामेंट से जो भी नियम पास हो गया तो वही लॉ बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ में और भी चीज़ें इन्वॉल्व है। इफ़ द प्रेसिडेंट पासेस सम ऑर्डर, अगर प्रेसिडेंट कुछ ऑर्डर पास कर रहा है, इफ़ द प्रेसिडेंट पासेस सम ऑर्डर इट इज आल्सो ए लॉ। अगर कोई ऑर्डर प्रेसिडेंट पास कर रहा है वो भी क्या है, वो भी लॉ है। अगर कोई पार्लियामेंट से कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऑर्डर या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पास हो रहा है तो वो भी लॉ है। इफ़ देयर इज सम नोटिस और रेगुलेशन, अगर कोई नोटिस और रेगुलेशन पास हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा तो ये भी लॉ है। मीन्स आर्टिकल 1 आपने समझ लिया, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 समझ लिया, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 समझ लिया, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 समझ लिया। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या कहता है कि जो भी नियम फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले की बात है, अगर वो इनकंसिस्टेंस होगा हमारे फंडामेंटल राइट से तो उसको क्या माना जाएगा, उसको वॉइड माना जाएगा या नल माना जाएगा या फिर उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहने का मतलब है कि जो भी नियम पार्लियामेंट बना रहा है, अगर वो नियम फंडामेंटल राइट से क्या हो रहा है, अगर वो नियम फंडामेंटल राइट से नहीं मैच हो रहा है या फिर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो उसको क्या माना जाएगा, नल या वॉइड माना जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ये कहता है कि जो भी इंटरप्रिटेशन होगा लॉ का, वो इंटरप्रिटेशन लॉ का क्या होगा, मीन्स लॉ का डेफिनेशन में क्या क्या वर्ड आएगा या फिर लॉ को किस किस चीज़ों को लॉ बोल सकते हैं। जैसे ऑर्डर हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, ये सब क्या है, ये सब लॉ है। ठीक है, बाय लॉ हो गया, ये सब क्या है, लॉ है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बाय लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन ये सारी क्या है। ए ड्राफ्ट रेफर्स टू द इनिशियल वर्जन ऑफ बिल। अगर मान लिया जाए कोई भी ड्राफ्ट अगर प्रेजेंट हुआ है तो वो बिल का इनिशियल वर्जन है। मीन्स बिल सबसे पहले, बिल पास होने से पहले क्या होता है, वो ड्राफ्ट में बनता है पहले, उसके बाद उसको बिल के रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का क्या मतलब है, बिल का इनिशियल वर्जन। मीन्स बिल बनने से पहले क्या बनता है, पहले ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद बिल बनेगा। द बिल इज देन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर दैट इज द पार्लियामेंट। उसके बाद बिल कहाँ जाएगा, बिल जाएगा पार्लियामेंट में। पहले ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट बनने के बाद वो धीरे धीरे बिल में कन्वर्ट होगा, बिल में कन्वर्ट होने के बाद वो किस में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा या फिर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में जाएगा। उसके बाद अगर ये बिल पास हो गया, इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे ये बिल पास हुआ तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, विच इज़ ए लॉ ऑफिशियली इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटर, जो कि लॉ ऑफिशियली किसने बनाया है, लेजिस्लेचर ने बनाया है। सबसे पहले क्या होगा, ये है आपका, सबसे पहले होगा ड्राफ्ट, उसके बाद बिल, उसके बाद लॉ या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले ड्राफ्ट मतलब उसमें सारी चीज़ें लिखी जाएगी ड्राफ्ट में, उसके बाद उसको कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, उसको बिल में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, उसको प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में। अब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर क्या करेगा, अगर वो पास हो गया तो वो क्या बन गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया या फिर वही लॉ बन गया। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस इज एन ऑर्डर पास्ड बाय प्रेसिडेंट या गवर्नर। ऑर्डिनेंस क्या है, ये ऑर्डर कौन पास करता है, गवर्नमेंट या गवर्नर। ठीक है, इसी का मतलब व्हेन लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होगा उस टाइम में कौन पास करेगा बिल को, उस टाइम में कौन पास करेगा,
अगर मान लीजिए उस टाइम में कोई नियम बन गया, मान लीजिए जिस टाइम में क्या है लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी चीज़ बिल को पास कर दे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आ गई समझ में। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स कहने का मतलब है, इसको डॉक्ट्रिन्स क्या है, डॉक्ट्रिन्स प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है जो कि कोर्ट प्रोनाउंस करता है। कभी कभार क्या करता है, कोर्ट प्रोनाउंस करता है क्या, डॉक्ट्रिन को। और ये डॉक्ट्रिन क्या है, ये प्रिंसिपल है या फिर सिद्धांत बोल सकते हैं इसको। द डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स इज अप्लाइड व्हेन एनी लॉ और एक्ट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, then the fundamental rights overshadow the other law or act and make it unenforceable। कहने का मतलब है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स कहने का मतलब है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स है या फिर कोई भी लॉ है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट्स कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स मान लिया जाए कि ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स है, और ये कोई ऐसा नियम है जो कि क्या कर रहा है, इस फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट्स कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा, वो क्या होगा, वो इस फंडामेंटल राइट्स के पीछे छुप जाएगा। मीन्स फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा, ओवर शैडो कर देगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। मीन्स क्या है, अगर मान लिया जाए कोई भी नियम है या फिर कोई भी ऐसा नियम है जो कि क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को अगर वो वायलेट्स कर रहा है तो वो क्या होगा, और वो नियम हमें ज़रूरत भी है। फंडामेंटल राइट्स को वायलेट्स तो कर रहा है वो तो ठीक बात है, लेकिन वो नियम जो है, वो नियम हमारे ज़रूरत के काम आने वाला आगे चल करके, तो वो क्या होगा, वो इलिप्स में चला जाएगा। इलिप्स कहने का मतलब है कि वो पहले फंडामेंटल राइट्स के ओवर साइडोड में चला जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के पीछे चला जाएगा, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो नियम क्या हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। दे कैन बी इन्फोर्स्ड अगेन। मीन्स उस नियम को क्या कर सकते हैं, दोबारा इन्फोर्स कर सकते हैं। इफ़ द रेस्ट्रिक्शन पोस्ट बाय द फंडामेंटल राइट्स आर रिमूव्ड। मीन्स जो भी रेस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स के द्वारा पोस्ट किया गया था, अगर वो हटा दिया जाए, अगर वो मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो नियम फिर से एक्टिव हो जाएगा। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। इसी को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स बोलते हैं। मीन्स वो नियम क्या है, वो नियम कंप्लीटली वॉइड नहीं है, वो नियम क्या हो गया है, किसी के पीछे छुप गया, फंडामेंटल राइट्स के पीछे छुप गया है। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स इज एन इंपॉर्टेंट टूल दैट इज यूज्ड बाय द कोर्ट्स टू रिमूव इनकंसिस्टेंसी इन वेरियस लॉ। इसलिए क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि क्या करता है, कौन यूज करता है, कोर्ट यूज करता है, ताकि क्या हो सके, जो भी अलग अलग नियम में इनकंसिस्टेंसी है उसको रिमूव कर सकें। ठीक है, ये काम है डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स का। इन 1950 में इट वॉज डिसाइडेड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स वुड अप्लाई टू ब्रिटिश इंडिया लॉ। 1950 में क्या हुआ था, ये डिसाइड किया गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स किसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, ब्रिटिश इंडिया लॉ के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, ताकि क्या हो, हमारा फंडामेंटल राइट्स बचा रहे। डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स कहने का क्या मतलब है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स कहने का मतलब है कि नियम क्या है, नियम ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के साथ वो इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन क्या है, लेकिन उस नियम का हमें ज़रूरत है, तो वो क्या होगा, वो नियम फंडामेंटल राइट्स के आड़ में छिप जाएगा, और जब भी उस नियम की ज़रूरत पड़ेगा तो वो फिर से क्या हो जाएगा, वो फिर से इन्फोर्स में आ जाएगा, वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। इन द भिकाजी नारायण केस 1955 में क्या था, द लॉ ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाज अगेंस्ट फ्रीडम टू ट्रेड एंड प्रोफेशन। ये कहने का क्या मतलब है कि भिकाजी नारायण केस 1955 में क्या हुआ था, लॉ ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या है, लॉ ऑफ मोनोपोलिस्टिक सिस्टम था। मोनोपोलिस्टिक कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कौन चलाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाएगा सिर्फ के सिर्फ गवर्नमेंट। यही है मोनोपोलिस्टिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट सेक्टर का। ठीक है, ये लॉ उस टाइम में क्या 1955 में ये लॉ आया था, और ये किसके अगेंस्ट था, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 19 में एक क्लॉज है, एक सब क्लॉज है, वो क्या करता है, वो हमें क्या करता है, एक चीज़, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज जी, ये क्या देता है, ये हमें देता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोविजन। हमें फ्रीडम है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज जी में ये लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से अपना ट्रेड कर सकते हैं, अपने मन से प्रोफेशन कर सकते हैं, अपने मन से अपना कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, अपने मन से अपना प्रोफेशन चला सकते हैं। ठीक है,
लेकिन ये क्या है, ये एक बेसिक राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जब ये लॉ ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस हुआ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में ये अगेंस्ट हो गया। हमें अभी अभी पढ़ा है कि जो भी नियम आएगा, जो भी चीज़ें आएगी, वो क्या है, वो अगेंस्ट होगा, मीन्स वो नल और वॉइड होगा। जो भी फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट होगा, वो क्या होगा, वो लॉ, उस लॉ को नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह 1955 में एक नियम आया। क्या नियम आया कि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस होगा। मीन्स जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो उसको कौन ऑन करेगा, उसको ऑन करेगा सिर्फ गवर्नमेंट। क्योंकि 1955 में क्या था, गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि अगर मान लीजिए अगर उन चीज़ों को दे दिया जाता प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या होता, प्राइवेट सेक्टर में अगर दे दिया जाता तो वो बस की प्राइसेस या फिर ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस वो इंक्रीज कर जाता, मीन्स एफिशिएंटली बहुत इंक्रीज कर जाता। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के हाथ में था, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा था, सब्सिडी दे करके या फिर कुछ ऐसी चीज़ दे करके क्या हो रहा था, उसका प्राइस लो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्राइस लो हो रखा था। लेकिन क्या था, लेकिन ये भी तो हनन कर रहा है ना, ये भी तो फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज जी में ये लिखा हुआ है कि आपको क्या है, आपको अधिकार है अपना ट्रेड करने का। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रेड का फ्रीडम को तो छीन रहा है गवर्नमेंट। ठीक है। हेंस द कोर्ट मेड ब्रिटिश इंडिया लॉ इनऑपरेटिव। इसलिए क्या करा, कोर्ट ने ब्रिटिश इंडिया लॉ को इनऑपरेटिव कर दिया। द कोर्ट हेल्ड दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कुड नॉट बी मेड वॉइड बट ओनली डोरमेंट। ये नियम क्या था, ये नियम ब्रिटिश इंडिया का था। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब जब ये मोनोपोलिस्टिक लॉ आ गया, जब फंडामेंटल राइट्स को इम्पिंज करने लगा, फिर फंडामेंटल राइट्स को ये अफेक्ट करने लगा, तो उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में क्या बोल दिया गया, कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको क्या कर, उसको वॉइड नहीं, उसको नल नहीं किया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको डोरमेंट में कर दिया जाएगा। डोरमेंट मतलब उसको, उसके फंडामेंटल राइट्स को पीछे रख दिया जाएगा, मीन्स फंडामेंटल राइट्स के पीछे रहेगा ये। इन दीपचंद केस 1959 में कोर्ट हेल्ड दैट इट इज एप्लीकेबल टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओनली। दीपचंद केस 1959 में कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स था, ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मीन्स जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अप्लाई हो रहा था उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा ये क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। लेकिन बाद में कोर्ट ने क्या बोला, बाद में कोर्ट ने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स अप्लाई टू बोथ प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मीन्स बाद में क्या बोला, बाद में कोर्ट ने ये बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स किसके किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा आपका प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर। मीन्स पहले क्या था, 1959 में क्या था, 1959 में दीपचंद केस में क्या बोला था कोर्ट ने, ये जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स है ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा आपका सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बन रखा है उसी के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही उसके बाद कोर्ट ने क्या बोला कि ये लॉ क्या हो सकता है अप्लाई, प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी अप्लाई हो सकता है। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का क्या मतलब है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, मीन्स सेपरेशन। दिस डॉक्ट्रिन ओनली रिमूव्स द पार्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी क्या है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का क्या मतलब है, ये नियम, ये डॉक्ट्रिन सिर्फ उसी लॉ को रिमूव करेगा या फिर उसी पार्ट को रिमूव करेगा जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से। मीन्स ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी क्या बोलता है कि मान लिया जाए कोई नियम है, कोई फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या कर रहा है, वो इनकंसिस्टेंट है, तो उस लॉ को जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसी पार्ट को रिमूव करेगा और जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन क्या है, द बर्थ ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन हैपेंड व्हेन ए क्वेश्चन वाज रेज्ड। जब ये क्वेश्चन रेज्ड हुआ, क्या रेज्ड हुआ कि कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंड, फंडामेंटल राइट्स को अमेंडेड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में सुधार कर सकते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्या था, तो सोसाइटी वाज हाईली अनइक्वल। सोसाइटी क्या था, बहुत ज़्यादा अनइक्वल था। मीन्स देयर वाज रैम्पेंट केस, कास्ट प्रैक्टिसेस, द जमींदारी सिस्टम इटीसी। उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश इंडिया टाइम पे क्या था कि सोसाइटी क्या था, बहुत ज़्यादा अनइक्वल था। मीन्स कास्ट बहुत बढ़ चढ़ के प्रैक्टिस हो रहा था, कास्ट सिस्टम, उसके बाद जमींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा था। अब क्या था, उस टाइम पे क्या गया उस टाइम पे बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द
कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी एक क्या कर दिया था, एक फंडामेंटल राइट्स दे दिया था कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, अब राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट्स है और समाज में जमींदारी सिस्टम चल रहा है, मीन्स किसी लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और किसी लोगों के पास कुछ ज़मीन है ही नहीं, तो क्या हुआ इस जगह पे, क्या होगा, ये भी तो अनइक्वल डिवाइड कर रहा है सोसाइटी को। मीन्स किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कुछ ज़्यादा ज़मीन है ही नहीं, किसी के पास कुछ ज़मीन है ही नहीं, ये भी तो अनइक्वल चीज़ों को डिवाइड कर रहा है ना। जब ये भी अनइक्वल चीज़ों को डिवाइड कर रहा है तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक राइट दे दिया कि आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी है ये आपका अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जैसे ही राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, एक एब्सोल्यूट राइट था, मीन्स उसके पास इसका पूरा हक था, जिसके पास भी प्रॉपर्टी था उसके पास ये पूरा हक था। दूसरे तरफ क्या चल रहा था कि बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा था, वांटेड टू एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा था कि ये जमींदारी सिस्टम को क्या कर रहा था, एबॉलिश करना चाहता था कि जमींदारी सिस्टम नहीं चलेगा। मीन्स जिसके पास भी ज़्यादा ज़मीन है या फिर जिसके पास भी ज़्यादा चीज़ें हैं वो क्या हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों में उसको क्या किया जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि क्या हो, ताकि सोसाइटी एक इक्वल में डिवाइड हो सके। मीन्स जिसके पास ज़्यादा ज़मीन उससे ले करके जिसके पास कम ज़मीन, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसमें बांट देना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए अब अगर स्टेट गवर्नमेंट जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर देगा या फिर जमींदारी सिस्टम को हटा देगा तो ये तो फंडामेंटल राइट्स को तोड़ना हो गया, ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो गया बातें, है कि नहीं। जब फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी, तो अब जिसके पास भी प्रॉपर्टी हो तो उसका प्रॉपर्टी है, तो उसका अपना अधिकार है, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहता था या फिर कोई भी प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या चाहता था कि जमींदारी सिस्टम को हटा करके और एक इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में चल रहा है उसको हटा दे, ठीक है। अब कामेश्वर सिंह केस देखिए, कामेश्वर सिंह केस ये पटना की केस है। 1950 में क्या था, डील्ड विथ लैंड रिफॉर्म्स। 1950 में क्या हुआ, कामेश्वर सिंह केस में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म के साथ डील हुआ। क्या लैंड रिफॉर्म के साथ डील हुआ, स्पेसिफिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड एंड लैंड सीलिंग लॉ। मीन्स उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में एक नियम बना जिसमें कि क्या है, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और लैंड सीलिंग लॉ बनाया जाएगा। अब देखिए, अब वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हमारा क्या हो रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट्स जा रहा है, मीन्स हम फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। द बिहार जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1950 वाज चैलेंज्ड इन पटना हाई कोर्ट। अब पटना हाई कोर्ट में क्या हुआ, बिहार जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया और चैलेंज में क्या हुआ था, पटना हाई कोर्ट हेल्ड दैट जमींदारी एबोलिशन वाज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, सजेस्टिंग दैट द लॉ वेंट अगेंस्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ, अब देखिए, अब जब ये एबोल्यूशन बिहार जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट 1950 में आया तो ये क्या किया, अब जमींदारों के पास तो ज़मीन जा रही थी। अब जमींदारों का कहने का मतलब क्या है कि अब जमींदार क्या बोल रहा, जमींदार बोल रहा था कि ये तो आपका राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ हो गया। मीन्स आप अगर ज़मीन ले रहे हैं तो सिर्फ जमींदारों से क्यों ले रहे हैं, ज़मीन आप लीजिए तो सबसे ज़मीन लीजिए, जिसके पास है, जिसके पास थोड़ा है, जिसके पास उससे ज़्यादा, जिसके पास बहुत ज़्यादा है, आप ज़मीन सिर्फ जमींदारी से क्यों ले रहे हैं। आप ज़मीन अगर लीजिए तो सबसे ज़मीन लीजिए, सबसे ज़मीन लेकर के सब में इक्वल डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इक्वालिटी होगा। मीन्स अभी आप अगर ज़मींदारों से ज़मीन ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ज़मींदारों से ज़मीन तो आपने ले लिया, इसमें इक्वालिटी कहाँ से आया। आप तो इसमें ज़मींदारों के साथ क्या कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं, पार्शियलिटी ही कर रहे हैं ना, कि मतलब ज़मींदारों से ज़मीन ले लिए और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और जिसके पास थोड़ा ज़मीन है, जिसके पास थोड़ा सा ज़मीन है वो क्या करेगा, या फिर उसके पास तो उसका ज़मीन रह ही गया, तो ये तो अनइक्वल बात होगी, इनइक्वलिटी की बात होगी, ठीक है। इसलिए ये क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, जमींदारी एबोलिशन को आर्टिकल 14 के द्वारा वायलेशन के अगेंस्ट क्या कर दिया, केस कर दिया। सजेस्टिंग द लॉ वेंट अगेंस्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ। मीन्स क्या सजेस्ट कर रहा था कि ये इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है। मीन्स लॉ बिफोर इक्वालिटी बिफोर लॉ, नियम के सामने सब बराबर है, तो उसके अगेंस्ट जा रहा था। क्यों अगेंस्ट जा रहा था कि सारा जो भी ज़मीन ले रहे थे सिर्फ ज़मींदारों से ज़मीन ले रहे थे, तो ये तो ज़मींदारों के साथ क्या हो गया, ज़मींदारों के साथ नाइंसाफ़ी वाली बात होगी, ठीक है। उसके बाद आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक अमेंडमेंट एक्ट आया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसी टाइम पे क्या हुआ, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया।
अब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट ने क्या बोला, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड, मीन्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पटना हाई कोर्ट ने, इस पटना हाई कोर्ट के रिस्पॉन्स में क्या करा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। 1951 में क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया। पार्लियामेंट उसके बाद पार्लियामेंट ने क्या बनाया, आर्टिकल 19(1) सब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज एफ, राइट टू प्रॉपर्टी ए लिमिटेड राइट। अब क्या किया, अब देखिए, अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहता था, स्टेट गवर्नमेंट यही चाह रहा था ना कि जो भी जमींदारी है, जो भी जमींदार है उससे ज़मीन लेकर के क्या करें, हम गरीबों में बांट दें, या फिर जिसके पास ज़मीन नहीं है उसमें बांट दें, ताकि इक्वल हो जाए सारे लोग, ठीक है। लेकिन क्या था, लेकिन जमींदारों के पास क्या था, एक राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी जब उसके पास था, तो फंडामेंटल राइट्स हो गया। अब जब फंडामेंटल राइट्स राइट टू प्रॉपर्टी है, अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएगा, अगर जमींदारों से ज़मीन लेकर के अगर बांट दिया कि सब में, तो ये तो उसका फंडामेंटल राइट्स को चोट पहुंचाना हो गया, फंडामेंटल राइट्स को मीन्स एबोलिश करने की बात होगी। अब फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, या फिर अब फिर पार्लियामेंट ने क्या करा, अमेंडमेंट एक्ट को पास किया 1951 में। और उस अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में क्या है कि अब उसमें क्या जोड़ा गया, अब उसमें जोड़ा गया राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी तो है, लेकिन क्या है, एक लिमिटेड राइट है। मीन्स आपके पास, किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 1000 बीघा ज़मीन है, किसी के पास बहुत एकड़ से ज़मीन है, उसमें से क्या है, उसमें से गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपके पास अधिकार तो है प्रॉपर्टी का, लेकिन क्या है, लिमिटेड अधिकार है। मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी लिमिटेड ही होनी चाहिए। ये क्या, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91 में पास हुआ, और पार्लियामेंट ने ये एक नियम बना दिया कि आपके पास अधिकार तो है प्रॉपर्टी का, लेकिन एक लिमिटेड अधिकार है। मीन्स आप लिमिटेड ज़मीन को ही अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद इस अमेंडमेंट एक्ट में और क्या जुटा, इस अमेंडमेंट एक्ट में जुटा, इट फर्दर एडेड आर्टिकल 31A 31B एंड रिलेटेड टू शेड्यूल 9 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या जुटा, इसमें जुटा आर्टिकल 31A 31A और आर्टिकल 31B और शेड्यूल 9, ये क्या हुआ, ये जुटा आपका उस अमेंडमेंट एक्ट में। मीन्स उसको क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या करके सुधार कर दिया। उसमें एक आर्टिकल क्या जोड़ दिया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज एफ में क्या जोड़ दिया, राइट टू प्रॉपर्टी तो है, लेकिन क्या है, एक लिमिटेड राइट है, आपके पास अनलिमिटेड राइट नहीं है। पहले क्या था, पहले एब्सोल्यूट राइट था, आपके पास राइट का प्रॉपर्टी का राइट क्या एब्सोल्यूट है। मीन्स आप कितनी भी ज़मीन रख सकते हो, आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन ये जब अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, अमेंडमेंट करने के बाद एक आर्टिकल लाया गया, और उसमें आर्टिकल 30, अब देखिए, अब आर्टिकल 31A क्या दर्शाता है, या आर्टिकल 31A क्या दिखाता है। आर्टिकल 31A अलाउ लैंड एक्वाजिशन फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस, पब्लिक बेनिफिट्स etc। अब देखिए, आर्टिकल 31A क्या 31A क्या दर्शाता है, या फिर क्या आपको अलाउ करता है, गवर्नमेंट को क्या अलाउ करता है कि वो लैंड एक्वाजिशन कर सकता है। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, लैंड ले सकता है, और किसके लिए लैंड ले सकता है, अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस हुआ, मान लीजिए कहीं मेट्रो बनना है, कहीं रोड बनना है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ बनना है, मीन्स जो कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उस ज़मीन को ले सकता है। उसके बाद कोई भी चीज़ अगर पब्लिक बेनिफिट में बन रही है, उसमें क्या हो सकता है, उसमें गवर्नमेंट लैंड को एक्वाजिशन कर सकता है। ये आर्टिकल 31A देता है। आर्टिकल 31B क्या करता है, आर्टिकल 31B कहता है कि आर्टिकल 31B वाज एडेड टू बाईपास द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या है कि आर्टिकल 31B क्या करता है कि वो उस लॉ को क्या करता है, 9th शेड्यूल में भेज देता है। अब 9th शेड्यूल क्या था, 9th शेड्यूल था कि उसमें क्या कर, जो भी लॉ 9th शेड्यूल में चला गया, वो क्या होगा, वो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसको जुडिशियल क्या कर सकता है, जुडिशरी कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। जो भी आर्टिकल या फिर जो भी राइट चला गया शेड्यूल 9 में, वो क्या करता है, उसको रिव्यू नहीं कर सकता है जुडिशरी, मीन्स जुडिशरी उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 31B क्या करता है, आर्टिकल 31B करता है, यही राइट्स को किस में भेज देता है, 9th शेड्यूल में भेज देता है। राइट टू प्रॉपर्टी इसी आर्टिकल को क्या करता है, 9th शेड्यूल में भेज देता है। और अब जब 9th शेड्यूल में चला गई चीज़ें, आर्टिकल जब 9th शेड्यूल में चला गया, तो अब क्या होगा, आर्टिकल जब 9th शेड्यूल में चला गया, तो 9th शेड्यूल का कहने का मतलब है कि जो भी आर्टिकल उसमें इन्वॉल्व हो गया, 9th शेड्यूल में इन्वॉल्व हो गया, उसको क्या कर सकता है, उसको जुडिशरी ओवरव्यू नहीं कर सकता है, फिर जुडिशरी क्या कर सकता है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकता। लॉज इन 9th शेड्यूल शेल नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट्स। मीन्स जो भी नियम 9th शेड्यूल में चला गया, उसको कोर्ट कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दैट इज आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट। मीन्स कोर्ट्स के जुडिशियल रिव्यू पावर से वो बाहर हो गया। ठीक है,
31A ने क्या करा, 31A में ए ने क्या करा, लैंड एक्वाजिशन का पावर दे दिया। 31B ने क्या करा, 31B ने उसी पावर को, उसी आर्टिकल को क्या कर दिया, शेड्यूल 9 में भेज दिया। और शेड्यूल 9 क्या कहता है कि शेड्यूल 9 में कोई भी नियम है या फिर कोई भी आर्टिकल है उसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकता। उसके पास जुडिशरी का पावर क्या हो गया, खत्म हो गया। जुडिशरी उसको रिव्यू बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दिस इज आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट। इट वॉज लाइक ए ब्लैंकेट बैन ऑन द जुडिशरी। मतलब ये किस तरीके का हो गया, जुडिशरी के ऊपर ब्लैंकेट बैन। मीन्स जुडिशरी क्या कर सकता है, उसको कुछ भी ना तो रिव्यू कर सकता है, ना तो उसको कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है उस चीज़ों को। अब शेड्यूल 9 नहीं है, मतलब अभी के टाइम पे शेड्यूल 9 पास या फिर अभी के टाइम पे शेड्यूल 9 प्रैक्टिस नहीं हो रहा। ये है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वॉज चैलेंज इन कोर्ट। दिस इशू रीच द सुप्रीम कोर्ट। अब ये इशू क्या हो गया, ये इशू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ठीक है, किसने क्या करा, किसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया इन द शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ, एंड द कोर्ट हेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने वैलिडिटी दे दिया कि हाँ ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है या फिर फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये वैलिड है। ये चीज़ें पहुंच गई कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। तो अब तीनों नियम पास हो गया। क्या क्या, एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज F, ये भी पास हो गया। ठीक है, तो क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या कर दिया, वैलिडिटी दे दिया कि ये वैलिड है। मीन्स क्या होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी हुआ था उसमें जो भी नियम पास हुई थी वो सारा क्या है, वो सारा वैलिड है। अब देखते हैं शंकरी प्रसाद केस 1951। इसमें क्या हुआ था, फॉलोइंग क्वेश्चन वेयर रेज्ड इन द केस टू द कोर्ट। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए कोर्ट के खिलाफ। क्या रेज किए गए, कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, इससे पहले ये देखा था कि आर्टिकल 13 क्या करता है, आर्टिकल 13 ये बताता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है अगर उसमें कोई भी चीज़ें इनकन्सिस्टेंट होगा, कोई भी लॉ अगर इनकन्सिस्टेंट होगा तो वो क्या होगा, वो नल या वॉइड माना जाएगा। ये आर्टिकल 13 कहता है। इसी के बिहाफ पे क्या हुआ, इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन रेज हुआ कोर्ट के ऊपर कि क्या फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं। अगर अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो कहने का मतलब है आपने जो आर्टिकल 13 बनाया फिर तो वो गलत हो गया। क्वेश्चन रेज करना वाजिब है कि अगर आपने पहले बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर कोई भी नियम इनकन्सिस्टेंट है। अब देखिए, अभी जमींदारी एबोल्यूशन वाला केस था। जमींदारी एबोल्यूशन में क्या था, जमींदारी एबोल्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी अपना अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी अपना हक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, उन चीज़ों को क्या कर दिया, उन चीज़ों को एबोलिश कर दिया, जमींदारी एबोलिश कर दिया 1950 में। और एक नियम ला दिया कि जमींदारी क्या होगा, जमींदारी सिस्टम नहीं होगा और वो ज़मीन क्या होगा, इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दिया। ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछे गए क्योंकि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1951 में, उसी के रिगार्डिंग क्या हुआ, ये सारे सवाल उठते हैं। क्या क्या सवाल उठते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, हम अमेंड कर सकते हैं। और अमेंड अगर कर सकते हैं तो आर्टिकल 13 कैसे सही है, ये क्वेश्चन हुआ पहला। इच द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड। अब देखिए, अब इसका कहने का मतलब है 9th शेड्यूल में क्या है, 9th शेड्यूल में अगर कोई भी आर्टिकल चला गया तो वो आर्टिकल क्या करेगा, वो आर्टिकल उन चीज़ों को सेफ गार्ड करेगा। मीन्स क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा उस आर्टिकल का, या फिर क्या होगा, वो आर्टिकल कभी भी कोर्ट में नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम खत्म हो गया। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम खत्म हो गया। जब जुडिशरी रिव्यू ही नहीं कर सकता उन चीज़ों को, तो क्या होगा, यहाँ पर कोर्ट चेक एंड बैलेंस का सिस्टम खत्म हो गया। इसलिए पूछा गया क्वेश्चन कि क्या 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वैलिड है या नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, आर DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सुप्रीम ओवर द फंडामेंटल राइट्स। क्या DPSP और फंडामेंटल राइट्स में सुप्रीम कौन है, या फिर DPSP क्या है, सुप्रीम है फंडामेंटल राइट्स से। आपने तो फंडामेंटल राइट्स को सबसे सुप्रीम दे रखा था पहले ही। अब जब DPSP कहने का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या मतलब है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है कि मीन्स क्या कर रहा है, ये एक ऐसा नियम बना रहा है कि वो क्या कर रहा है, स्टेट को क्या कर रहा है, स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या ये DPSP के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है, या नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया, क्या DPSP फंडामेंटल राइट्स से ऊपर है
या फंडामेंटल राइट से सुप्रीम है। उसके बाद डज वर्ड अमेंडमेंट मीन लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3? क्या आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर जो अमेंडमेंट वर्ड है, क्या ये नियम बना सकता है? मतलब हमने देखा था आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ये बताता है आपको कि लॉ में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, या फिर लॉ में कौन कौन, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या करता है कि लॉ में क्या क्या होगा, जैसे कि क्या होगा, ऑर्डिनेंस होगा, ऑर्डर होगा, बाय लॉ होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, कस्टम्स होगा और यूजेज होगा। ये 6 चीज़ के अलावा क्या अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 में है या फिर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जा सकता है? ये तीसरा सवाल था, चौथा सवाल था। ये 4 सवाल का जवाब मांग रहे थे कोर्ट से। कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने रिप्लाई किया इसके ऊपर। क्या रिप्लाई किया? द कोर्ट एग्रीड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। कोर्ट ने क्या एग्री किया कि फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, क्या था, आर DPSP सुप्रीम ओवर फंडामेंटल राइट्स? मीन्स क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स से सुप्रीम है? ठीक है। अब इसमें कोर्ट ने क्या जवाब दिया, देयर इज हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन। इसमें क्या बना दिया, यहाँ पर हार्मनी है किसके किसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में। दिस मीन्स दैट कोर्ट बिलीव दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, नॉट कॉन्ट्राइंडिक्ट। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स एक के कॉम्प्लीमेंट अलग है। मीन्स एक के बेनिफिट, एक अगर DPSP का बेनिफिट होगा वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का भी बेनिफिट होगा, या फिर एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, ना कि कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का क्या मतलब है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कि एक के खिलाफ। फंडामेंटल राइट्स और DPSP क्या है, हार्मोनी, इन दोनों के बीच में हार्मोनी है। मीन्स इन दोनों में कोई सुप्रीम नहीं है या फिर कोई लो नहीं है। मीन्स इन दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, इन दोनों मिल करके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ना कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या फिर ना कि अपोज में काम कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा सवाल का जवाब। दूसरा सवाल का जवाब क्या था, नो रिस्पॉन्स रिगार्डिंग द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल के रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। मतलब क्या हो गया, मतलब उस टाइम में क्या हो गया कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ चला गया उसके ऊपर कोई जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, वो कभी भी कोर्ट में खड़ा वो नियम नहीं होगा। ये क्या दर्शा रहा था, ये दर्शा था आपका आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31A क्या कर रहा था, आर्टिकल 31A वो क्या लैंड एक्वाजिशन कर रहा था। आर्टिकल 31B क्या कर रहा था, आर्टिकल 31B था, हाँ, आर्टिकल 31A क्या कर रहा था, लैंड एक्वाजिशन कर रहा था। आर्टिकल 31B क्या कर रहा था, इसी को क्या कर दिया था, 9th शेड्यूल में ट्रांसफ़र कर दिया था, बाईपास द 9th शेड्यूल। ठीक है। अब चौथा सवाल क्या था कि क्या अमेंडमेंट लॉ में इन्वॉल्व है? अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है, ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ कोर्ट्स रूलिंग इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द टर्म अमेंडमेंट डज नॉट इक्वेट टू लॉ अंडर आर्टिकल 13(3). अब आर्टिकल 13(3) में देखते हैं हम लोग क्या क्या है। आर्टिकल 13(3) कहाँ है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में क्या है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में है आपका ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स एंड यूजेज। यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो अमेंडमेंट करके है। मीन्स आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट नाम करके कोई भी वर्ड नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना, सुप्रीम कोर्ट को मीन्स कोर्ट को या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर को क्या करना था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर को ये करना था कि हमने जो भी, क्योंकि देखिए, क्योंकि वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा था, आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा था। क्यों वायलेट हो रहा था, आर्टिकल 19 मीन्स जो राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो रहा था, आर्टिकल 19 नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो रहा था, वायलेट हो रहा था। अब राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा था, इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट लैंड को एक्वाजिशन नहीं कर पाएगा, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब क्या करना था, अब अमेंडमेंट तो पास ही हो गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो पास ही हो गया था। अब गवर्नमेंट को क्या करना था कि इसके खिलाफ, इसके सपोर्ट में क्या करना था, इसके सपोर्ट में लाना था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खेल गया। क्या सुप्रीम कोर्ट खेला कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में हमने क्या क्या वर्ड दिए हैं, नियम का क्या मतलब है, नियम का डेफिनेशन क्या क्या हो सकता है। नियम का डेफिनेशन हो सकता है आपका, नियम का डेफिनेशन हो सकता है क्या क्या, ऑडियंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स एंड यूजेज। मीन्स हमने, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये हुआ कि हमने क्या करा, हमने
अमेंडमेंट नाम करके कुछ भी चीज़ें को आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में नहीं रखा, तो क्या हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। मीन्स अमेंडमेंट हमारा नियम नहीं है, अमेंडमेंट को हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट हमारा नियम ही नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खेल गया। ठीक है, आर्टिकल 13 एंड हेंस आर्टिकल 13 राइट टू जुडिशियल रिव्यू डज नॉट अप्लाई इन दिस केस। मीन्स इस केस में जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में है ही नहीं, डज नॉट इक्वेट द लॉ। मीन्स इस आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में ये अमेंडमेंट नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। जब अमेंडमेंट नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, तो क्या हो सकता है, ये चीज़ें अप्लाई हो सकती है। दिस रूलिंग अंडरस्कोर्स दैट आर्टिकल 13 विच सेफगार्ड्स फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम लॉ that are inconsistent with them does not apply to amendments। मीन्स अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका रूलिंग का क्या मतलब हुआ कि जो भी आर्टिकल 13 क्या कर रहा था, सेफगार्ड कर रहा था फंडामेंटल राइट्स को, जो कि इनकन्सिस्टेंट विद देम था, ये अमेंडमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मीन्स क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स का भी क्या हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, ये कहना हुआ सुप्रीम कोर्ट का। द कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सके, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। मीन्स क्या हो गया, अब यहाँ पर बात क्या हो गया, देखिए आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं हम, अमेंड, या फिर फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं हम, चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी इनकन्सिस्टेंट होगा, जो भी नियम इनकन्सिस्टेंट होगा, वो क्या हो सकता है, वो वॉइड माना जाएगा। मीन्स शुरू से ही वो क्या माना जाएगा, शुरू से ही नल माना जाएगा। लेकिन जैसे ही ये अमेंडमेंट हुआ, जैसे ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या दे दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकते हैं हम, अमेंड कर सकते हैं। और किसके अंडर आर्टिकल 368 आर्टिकल के अंतर्गत क्या कर सकते हैं हम, उसको अमेंड कर सकते हैं। ये कोर्ट ने क्या कर दिया, पार्लियामेंट को एक पावर दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं कोई भी फंडामेंटल राइट्स को, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, सज्जन सिंह केस 1965 में क्या हुआ, द कोर्ट अपहेल्ड द शंकरी प्रसाद जजमेंट एंड हेल्ड दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। मीन्स कोर्ट ने फिर से वही बात दोहरा दिया जो शंकरी प्रसाद जजमेंट में था, वही सारी चीज़ों को फिर से दोहरा दिया कि सारी चीज़ें यही है। और क्या कर दिया, पार्लियामेंट को एक पावर दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। ये क्या कर दिया, कोर्ट ने एक पावर दे दिया किसको, पार्लियामेंट को। एज द रूलिंग इन द सज्जन सिंह केस वाज द सेम एज इन द शंकरी प्रसाद केस, नो न्यू आउटकम वाज ट्रेस्ड। मीन्स कोई आउटकम नहीं आया, चाहे जो भी आउटकम शंकरी प्रसाद केस में था, वही आउटकम क्या हुआ, सज्जन सिंह केस में आया। मीन्स कोई भी नया चीज़ें बाहर नहीं आया। ये हुआ आपका आर्टिकल 13। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।